हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपका अलग अलग एग्जामों में बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल में हम लोग के 16वें नंबर के जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है वो है वेंकट रमनी, जो अभी 2022 से आपका प्रेजेंट टाइम में है। इसके पहले जो थे आपके 15वें नंबर के वो थे वेणुगोपाल, ठीक है। और सबसे पहला अगर बात करें आपका अटॉर्नी जनरल कौन थे, वो थे MC सीतलवार जो थे आपके पहले अटॉर्नी जनरल थे, जिसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1950 से 1963 के बीच ये कार्यकाल में रहे थे। अब अटॉर्नी जनरल होता क्या है, इनके कार्यकाल क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो इनके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में आपका संविधान के भाग 5 में आपको आर्टिकल 76 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आर्टिकल जो 76 है उसमें इनके बारे में, अटॉर्नी जनरल पद के बारे में बताया गया है। ये जो होते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है आपका? सर्वोच्च विधि अधिकारी इनको माना जाता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी ये होते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपके संविधान में 3 विधि अधिकारी की चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो पहला उसमें आ जाता है आपका अटॉर्नी जनरल AG, दूसरा आ जाएगा आपका सोलिसिटर जनरल सेकंड पोजीशन पे होते हैं। और इनका मतलब भारत का महाधिवक्ता बोलते हैं इसको, भारत का महाधिवक्ता। और तीसरा होता है आपका एडिशनल सोलिसिटर जनरल, तो ये होते हैं थर्ड। तो जो सेकंड सोलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल जो होता है हम लोग का महान्यायवादी, उनकी मदद करते हैं, ये उनकी मतलब सहायता करते हैं, ठीक ना। इनका प्रमुख अगर मेन वर्क देखा जाए तो महाधिवक्ता का कार्य करना, उनको हेल्प करना होता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में और डिटेल्स में। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो इनकी योग्यता होता है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है। उनके समक्ष इनका अगर समान होना चाहिए, इनको अगर कोई सोलिसिटर जनरल किसी को होना चाहिए, मतलब बनने का जो योग्यता है वो कितना होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इनका जो कार्यकाल जो है आपका वो निश्चित नहीं किया है कि कितने सालों के लिए रहेंगे, कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक वो चाहें तब तक वो रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल आपका संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। और ये भी आपका संविधान में नहीं लिखा है, मतलब दिया गया है कि उसे पद से हटाने के लिए कोई व्यवस्था या किसी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक ना। तो ये इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, इनको पद से हटाने का कोई जो निश्चित कोई चीज़ वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ये राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये रह सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये होते हैं। दूसरा चीज़ बात करते हैं, ये आर्टिकल नंबर 76 का 3 क्या कहता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। आर्टिकल 76 का 4 क्या कहता है, तो ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनको अपने कार्यकाल के अनुसार कार्यकाल के दौरान पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पारिश्रमिक मतलब कि जो कार्यकाल जितना होगा उसके अनुसार या राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे इनके वेतन के बारे में कि इनको वेतन कितना दिया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति के मतलब कि पारिश्रमिक का मतलब ये हुआ कि वो जितना कार्य करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको वेतन मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इनका जब नियुक्ति किया जाता है वो कैसे किया जाता है आपका, तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर
राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनकी जो नियुक्ति होगा वो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी जो नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 76(3) क्या है कि वो किसी भी मामले में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। 76(4) क्या है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और उनको अपने कार्यकाल के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि ये संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, या तो वो लोकसभा हो तो या राज्यसभा हो तो किसी की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो उसके मत जो होगा ना, कार्यवाही का जो रिजल्ट होगा या मत होगा, वो मत नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक ना, उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं। ठीक है ना, तो ये इनका आर्टिकल 88 में लिखा गया कि वो संसद के किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संयुक्त अगर बैठक होता है तो उसमें भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। अगर बोलने का हो, किसी भी चीज़ पे बोलना हो तो ये बोल सकते हैं। ठीक ना, इनको अधिकार है कि किसी भी टॉपिक पे कुछ सलाह या कुछ देना हो, बोलना हो तो वो बोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपका 88 हो गया। आगे बात करते हैं इनके कर्तव्य का या कार्य का। ठीक है, इनका कार्य क्या है आपका, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग इनको क्या क्या कार्य दिया गया है, तो ये हम लोग देखते हैं। पहला कार्य ये है कि ये भारत सरकार से संबंधित जितना भी मामला है, ठीक है ना, भारत सरकार से संबंधित मामला को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश कर होना। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से क्या हो सकते हैं, ये पेश हो सकते हैं, यानी भारत सरकार का जो भी मामला होगा उसमें ये अपना वकालत या जो भी करना होगा भारत सरकार से ये कर सकते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा चीज़ ये है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का सलाह लेना होता है सुप्रीम कोर्ट से, उस मामले में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा ये इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग ये आपका बताता है। ठीक है, थर्ड नंबर कर्तव्य इनका ये है, तीसरा कर्तव्य या तीसरा कार्य, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार। ठीक है ना, किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई का ये अधिकार, अगर भारत सरकार का मामला है, सुनवाई का अधिकार, तो भारत सरकार से के मामले में किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में ये सुनवाई का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनका कार्य हो गया। ये एक संवैधानिक पद होता है आपका। वहीं महाधिवक्ता जो होता है पद संवैधानिक न होकर वैधानिक होता है। ये अगर अटॉर्नी जनरल पद है वो एक संवैधानिक पद है, और लेकिन जो महाधिवक्ता है आपका वो आपका संवैधानिक पद नहीं होता है। अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अपर जो आपका 3 लॉ मिनिस्टर थे ना, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल और एक था एडिशनल सोलिसिटर जनरल, तो इनका काम क्या होता है, ये तो इनको सहायता करते हैं, अटॉर्नी जनरल को, सोलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, भारत सरकार का जो महाधिवक्ता होगा, ये होता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जिसको आपको बोलते हैं अपर महाधिवक्ता। तो अपर महाधिवक्ता क्या करते हैं आपके, तो जो महाधिवक्ता होता है कि नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए किया जाता है, तो ये महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट अगर लॉ आपका अधिकारी बोला जाए, मिनिस्टर नहीं, लॉ अधिकारी इसको बोलते हैं, तो लॉ अधिकारी बोला जाए तो कौन होता है, सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल, सेकंड आपका सोलिसिटर जनरल। तो ये आपका टॉपिक था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महानियमवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ लिया, कौन से अटॉर्नी जनरल पहले थे, कौन लास्ट थे, आपका हो जाएगा।